गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम। आज हम ज्योग्राफी का लेसन फर्स्ट पार्ट 2 करने वाले हैं। ठीक है, पहले वाले पार्ट में हमने देखा था कि रिसोर्स की क्या होता है, एक्चुअल में कोई सोर्स रिसोर्स कैसे बन जाता है और उसकी क्लासिफिकेशन क्या क्या होते हैं, हम किस किस बेसिस पर उनको क्लासिफाइड कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन हमने पढ़ा, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप हमने पढ़ा, ऑन द बेसिस ऑफ उसके जो जैसे बेसिस ऑफ ओरिजिन हो गया, डेवलपमेंट हो गया, डेवलपमेंट के हिसाब से भी हमने पढ़ा कि डेवलपमेंट के हिसाब से उसको कैसे स्ट्रोक में, पोटेंशियल में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट पार्ट में हमने रिसोर्स और उसकी क्लासिफिकेशन समझ ली है। ओके, अब हम ये जानना चाहेंगे कि इंडिया में, हमारा जो इंडिया है जिसका बहुत बड़ा पार्ट है हमारे पास, जिसका 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर एरिया, मतलब कि 3.28 मिलियन स्क्वायर, हमारे इंडिया का टोटल एरिया 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया है। उसमें कौन कौन से रिसोर्स हमारे पास हैं, किस किस टाइप के रिसोर्स कौन से हमारे पास। ठीक है, ओके, और हम ये भी जानेंगे कि लैंड रिसोर्स क्या होता है। ओके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या है। जब पूरे वर्ल्ड में टेंशन बन जाती है, रिसोर्स यूज करते हैं बड़े लेवल पे और फिर ग्लोबल वार्मिंग होने लगती है और क्लाइमेट चेंज होने लगता है, ठीक है, तो उससे कितनी सारी प्रॉब्लम आती है और वर्ल्ड के जो कंट्रीज है उसके लिए क्या करते हैं। आज हम पढ़ेंगे रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट 1992 के बारे में। 5 जून को 1992 में ये लोग इकट्ठे हुए, आसपास की 100 कंट्री, और उन्होंने वर्ल्ड में हो रहे नए नए प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कशन किया और 21 सेंचुरी के लिए, 1992 में आने वाली सेंचुरी के लिए कुछ इश्यूज तैयार किए, उनका सॉल्यूशन तैयार किया, अर्थ समिट। ठीक है, उसमें एजेंडा 21 रखा गया। एजेंडा 21 मतलब कुछ इश्यू जो 21 सेंचुरी के लिए हमें सोल्व करने हैं। ग्लोबल वार्मिंग का इश्यू सोल्व करना है, पॉल्यूशंस सोल्व करना है, पॉवर्टी मतलब कि गरीबी, पॉवर्टी, तो उसको हमें सोल्व करना है। तो इस तरह के टॉपिक हम डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, ओके, जियोग्राफी चैप्टर नंबर 1। ओके, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। ठीक है, पार्ट 2। ठीक बेटा, हम इसको पढ़ने वाले हैं आज। ओके, तो आगे बढ़ते हैं इसमें। ठीक है, ओके, तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि हमारे इंडिया में जितने भी रिसोर्सेज हैं वो किस टाइप के हैं। हमारे यहाँ पर रिसोर्सेज इंडिया के अकॉर्डिंग क्या है, हमारे यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट लैंड रिसोर्स कौन कौन से हैं। लैंड रिसोर्स की बात करें तो हमारे यहाँ पर आप देखोगे 43% माउंटेन एरिया है। ओके, और फिर प्लाट्यू और प्लेन्स हैं। ठीक है, 43 एरिया हमारे पास प्लेन एरिया, फिर प्लाट्यू और माउंटेन वगैरह है टोटल मिलाकर। यानी कि इंडिया के अंदर, इंडिया जिसका टोटल एरिया 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया है, इसमें हमारे यहां पर प्लेन्स, ठीक है, इंडिया में प्लेन्स 43% और बाकी जो 57% हमारे पास बचे उसमें माउंटेन्स और प्लाट्यू हमारे पास ये होते हैं। ठीक है, अब इतने एरिया में जब प्लेन इतना है 43% है और माउंटेन और प्लाट्यू बाकी का एरिया हो गया, तो इस 100% का जो लैंड्स है हमारे पास उसका हम यूज कैसे करते हैं। हम उसमें एग्रीकल्चर करते हैं, उसमें फॉरेस्ट हमारे उगे हुए हैं, हमने कहीं पर टी गार्डन्स लगाए हुए हैं, कहीं पर मैंगो के प्लांट लगाए हुए हैं, कहीं पर एग्रीकल्चर शुगर केन की हो रही है, कहीं पर वीट का एग्रीकल्चर हो रहा है, कहीं पे जायद रबी और खरीफ 3 टाइप की क्रॉप हो रही है। मतलब कि अलग अलग एरिया में अलग अलग चीजों का हम यूज कर रहे हैं। कहीं पर डैम बने हुए हैं, कहीं पर रोड्स बने हुए हैं, कहीं पे रेलवे ट्रैक बने हुए हैं। टोटल मिलाकर बात कैलकुलेशन की ये है कि 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर को हमने यूज कैसे किया हुआ है, हमने उसको किस प्रकार से यूज किया हुआ है। ठीक है, वो रिसोर्स हमारे पास क्या है। ठीक है, ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं लैंड रिसोर्सेज की। तो हमारे पास लैंड रिसोर्सेज, ठीक है, लैंड रिसोर्सेज को हमने कैसे और
क्या यूज किया हुआ है। ओके, तो देखिए हमारे पास लैंड रिसोर्स में जैसे कि हम बात कर रहे थे अभी अभी कि 43% हमारे पास क्या है, प्लेन एरिया। और इसमें ठीक है, हमारी इंडिया की लैंड रिसोर्सेज में मैं इसको थोड़ा सा और आपको डिटेल में बता देता हूं कि ये सब कैसे है। ठीक है, वैसे तो लैंड रिसोर्स एक ठीक है डेफिनेट रिसोर्स होता है, ठीक है, ओके, फाइनाइट रिसोर्स होता है जिसमें माउंटेन, जैसे मैंने आपको टोटल यहां बता दिया था, अगर हम इसका डिवाइडेशन करें, चलो यहां डिवाइडेशन करके बता देता हूं कि माउंटेन्स कितने होते हैं। माउंटेन्स यहां पे 30%, ओके, और प्लाट्यू कितना हमारा, ये प्लाट्यू यहां पर फिर आ जाता है 27%। तो अगर दोनों को टोटल करते हैं तो फिर वही आ जाता है 57%। अगर दोनों को टोटल करें तो फिर आ जाएगा 57, और बाकी प्लेन्स कितने हैं, 43% है। ओके, अब बात करते हैं कि हमारे इंडिया में इसका यूटिलाइजेशन कैसे है, लैंड रिसोर्स का यूटिलाइजेशन कैसा है, मतलब हम इसको यूज कैसे कर रहे हैं। बहुत ही सिंपल सी बात बता रहा हूं आपको, भाई आपके पास इतना सारा एरिया है, प्लेन्स है, माउंटेन है, प्लाट्यू है, इसका आप यूज कैसे कर रहे हो। क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी ऐसा बनेगा कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ लैंड यूटिलाइजेशन इन इंडिया, व्हाट इज द रेशियो ऑफ लैंड यूटिलाइजेशन इन इंडिया। तो हमें उस समय ध्यान देना है कि हमारे पास प्लेन 43%, माउंटेन 30% और प्लाट्यू 27% है, और हम इसका कैसे यूज कर रहे हैं वो देखिए क्या यूज कर रहे हैं। ओके, हमारे यहाँ पर इसको यूज कर रहे हैं, कुछ एरिया फॉरेस्ट में, फॉरेस्ट एरिया है हमारे पास, ओके, कुछ एरिया फॉरेस्ट एरिया और कुछ एरिया फिर हम कल्टीवेशन में हम यूज कर रहे हैं। कल्टीवेशन मतलब कि एग्रीकल्चर में हम यूज कर रहे हैं, एग्रीकल्चर में यूज कर रहे हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर में यूज कर रहे हैं। ओके, और कुछ एरिया हमने एग्रीकल्चर के अलावा कुछ फॉलो लैंड, बैरन लैंड, कुछ हमारे पास बैरन लैंड है, मतलब कि बंजर भूमि है। जरूरी तो नहीं कि सारी जमीन पर एग्रीकल्चर की जा रही है, कुछ एरिया डिस्प्यूटेड भी होंगे, कुछ डेजर्टिक एरिया होंगे, कुछ खाली पड़े एरिया होंगे जिनको हम बैरन लैंड कह सकते हैं, मतलब कि बंजर भूमि। तो ऐसा भी हमारे पास है। इसके अलावा हम देखेंगे कुछ यहाँ पर जो है फॉलो लैंड है, कुछ फॉलो लैंड है। फॉलो लैंड क्या होती है, परती भूमि, जिसको एक साल के लिए खाली छोड़ा गया। कुछ पे एग्रीकल्चर हो रही है, कुछ को खाली छोड़ा गया, नेक्स्ट ईयर क्रॉप होगी, इस साल नहीं की उन्होंने, या फिर हो सकता है वहां वाटर फैसिलिटी ना हो, उस वजह से वो फॉलो लैंड है, मतलब कि परती भूमि जिसको खाली छोड़ा गया। ठीक है, जिन एरिया पे एग्रीकल्चर होती है उसको नेट शोन एरिया हम कहते हैं। क्या कहते हैं, नेट शोन एरिया, शोन एरिया। अब इसको समझो एक बार, देखो अगर किसी किसान के पास में, किसी फार्मर के पास में, ये देखो किसी फार्मर के पास में 8 एकड़ एरिया है, 8 एकड़ एरिया है, उसके पास 8 एकड़ एरिया है, ठीक है, 8 एकड़ एरिया है किसी फार्मर के पास। तो इनमें से बहुत सारे एरिया एग्रीकल्चर फील्ड ऐसे होंगे जिनका वो एग्रीकल्चर कर रहा होगा, जिसमें वो एग्रीकल्चर कर रहा होगा। जैसे कि मान लीजिए इसमें वो एग्रीकल्चर कर रहा है, इसमें कर रहा है, इसमें कर रहा है, जहां पर वाटर फैसिलिटी है, मतलब कि 3 एरिया में वो एग्रीकल्चर कर रहा है। तो जिस 3 एरिया में एग्रीकल्चर कर रहा है वो क्या है, नेट शोन एरिया। एग्रीकल्चर सिर्फ यही हुई है क्योंकि यहां वाटर की फैसिलिटी है, इरिगेशन फैसिलिटी है, तो यहां पर वो एग्रीकल्चर कर सकता है। लेकिन कुछ एरिया ऐसे होते हैं जहां वाटर की फैसिलिटी या इरिगेशन फैसिलिटी नहीं होती, वो क्या हो गया, फॉलो लैंड, वो फॉलो लैंड हो गया क्योंकि खाली छोड़ दिया, इस एरिया पे नहीं कर सकता वो, ओके, इस एरिया पे नहीं कर सकता। या तो वो ज्योग्राफिकली प्रॉब्लम में है कि मान लो यहाँ पे बारिश भी नहीं होती और जो है इरिगेशन की फैसिलिटी भी नहीं है, तो या तो इस वजह से है, या फिर जानबूझ के छोड़ी गई है कि भाई लास्ट टाइम हमने इन पे क्रॉप ली थी, अब इनको खाली छोड़ दो, अगली बार इस पे कर लेंगे। फर्टिलिटी को इंप्रूव करने के लिए कई बार फार्मर ऐसा करता है, जमीन की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाने के लिए उसको 1 साल या 6 महीने खाली छोड़ दिया जाता है। जब उसको खाली छोड़ देते हैं तब वो फॉलो लैंड बन जाती है। ठीक है, तो क्लियर है, बैरन लैंड वो जमीन है जिसपे कुछ नहीं हो रहा है, वो फॉलो लैंड नहीं है, वो तो बैरन लैंड है पूरी तरह से। मान लीजिए किसी 10 एकड़ पर
रिवर यहां पर आती है, मान लीजिए इन दोनों एरिया पे रिवर आती है, ये रिवर वाला एरिया हो गया, ऐसे रिवर निकल रही है, ये देखो यहां पर रिवर ऐसे फ्लो करती हुई निकल रही है, इस एरिया में रिवर फ्लो करती हुई निकल रही है। अब देखो यहां पर रिवर फ्लो करती हुई निकल रही है, इस वाले एरिया से निकल रही है, पास हो रही है वो, ठीक है। तो यहां पर क्या पूरा मार्शी और कीचड़ वाला एरिया बन जाएगा, पूरा दलदल वाला एरिया बन जाएगा। अब जब यहां पर वो पानी भरा पड़ा है सारा, तो ये तो बैरन लैंड है, फिर कुछ नहीं हो सकता फिर वहां पे, जब रिवर ने पूरा कीचड़ बना दिया। उत्तराखंड में बहुत सारी लैंड्स ऐसी होती हैं जहां पर बैरन लैंड एरिया होता है। राजस्थान में जहां पर पानी नहीं होता, वो बंजर पड़ी भूमि होती है, कांटेदार झाड़ियां उगेगी वहां पे, केवल पथरीला एरिया, कुछ एरिया ऐसे भी जहां पे मोटे मोटे छोटे मोटे कंकर होते हैं, आप उस पे हल भी नहीं चला सकते, बैरन लैंड एरिया है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम फॉरेस्ट में, कल्टीवेशन में, बैरन लैंड में, फॉलो लैंड में, नेट शोन एरिया में लैंड यूटिलाइजेशन को देख सकते हैं कि भी किस किस टाइप में लैंड का यूटिलाइजेशन इंडिया में हो रहा है। ओके, ये चीजें हो सकती हैं। ओके, और उसके बाद देखिए, उसके बाद लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया। ओके, हमारे इंडिया में लैंड यूज होता है, उसके पैटर्न्स क्या क्या हैं। एक क्वेश्चन पैटर्न पे भी आता है, पैटर्न, उसके पैटर्न्स क्या क्या हैं, किस किस टाइप के पैटर्न्स में वो यूज की जाती है। ओके, तो उसके दो फैक्टर काम करते हैं। लैंड यूज को हम दो प्रकार से, नंबर एक फिजिकल फैक्टर के अकॉर्डिंग यूज करते हैं, ठीक है, और नंबर टू यहां पे हम ह्यूमन फैक्टर के अकॉर्डिंग काम करते हैं, ठीक है। नंबर टू ह्यूमन फैक्टर्स यहां पर काम करते हैं। अब फिजिकल फैक्टर क्या है, कोई लैंड यूज होगी या नहीं होगी, कोई जमीन एग्रीकल्चर होगी या नहीं होगी, कोई लैंड पे उसे फॉलो लैंड या बैरन लैंड कहा जाएगा, तो क्यों कहा जाएगा, उसका पैटर्न डिफाइन करता है फिजिकल फैक्टर्स पर। जैसे कि मैं ये कहूं कि उस एरिया में रेनफॉल आती है कि नहीं आती, तो वो फिजिकल फैक्टर हो गया, ठीक है, फिजिकल फैक्टर में आ गया। मान लीजिए उस एरिया में डेजर्टिक एरिया है, क्लाइमेटिक कंडीशन सही नहीं है, तो वो फिजिकल फैक्टर हो गया उसका। जैसे लद्दाख की बात करता हूं मैं, लद्दाख, वहां एग्रीकल्चर नहीं होती, क्यों नहीं होती, क्योंकि फिजिकल फैक्टर काम कर रहा है वहां पे, फिजिकल फैक्टर की वजह से वहां पर रेन होती नहीं है और स्नोफॉल ज्यादा होता है। उस एरिया में अगर स्नोफॉल ज्यादा होगा तो वहां एग्रीकल्चर कैसे होगी, पॉसिबल ही नहीं है। तो फिजिकल फैक्टर और ह्यूमन फैक्टर दोनों काम करते हैं यहाँ पे। ओके, अब देखिए फिजिकल फैक्टर में क्या क्या है। फिजिकल फैक्टर की बात करें तो फिजिकल फैक्टर में वहां की टोपोग्राफी, लैंड्स की टोपोग्राफी कैसी है, कि वो प्लेन है, कि वो प्लाट्यू जैसी शेप में है, कि वो माउंटेन जैसी शेप में है। अब वो डिसाइड करेगा कि वहां पर एग्रीकल्चर होगी या वो बैरन लैंड रहेगी। टोपोग्राफी का मतलब समझते हो, जैसे अर्थ है, अर्थ का जो प्लेन है, अर्थ का जो सरफेस है, उसके ऊपर कहीं पे माउंटेन है, कहीं पे प्लाट्यू है, कहीं पे प्लेन है, समझ रहे हो। अर्थ के सरफेस पे उसका टॉप कैसा है, अगर माउंटेन हुआ तो एग्रीकल्चर नहीं हो सकती, क्योंकि उस स्लोप पे आ गया, होगी तो उसी टाइप की होगी जो माउंटेन पे हो सकती है, जैसे टी कल्टीवेशन वैसी होगी। आप माउंटेन की स्लोप पर व्हीट नहीं उगा सकते, माउंटेन की स्लोप पर आप राइस नहीं उगा सकते हो, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उसकी टोपोग्राफी के अकॉर्डिंग डिसाइड होगा कि आप वहां पर क्या करोगे, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात, टोपोग्राफी के अलावा और जो चीजें होती है, सबसे इंपॉर्टेंट टोपोग्राफी के अलावा सॉइल टाइप और क्लाइमेट, ये दो चीजें भी और हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है फिजिकल फैक्टर में। मिट्टी का प्रकार कैसा है, आप एग्रीकल्चर उसी टाइप से करोगे जब आपको सॉइल की टाइप का पता लग जाएगा कि वो ब्लैक सॉइल है, रेड सॉइल है, येलो सॉइल है, किस टाइप की सॉइल है, मिट्टी का टाइप कैसा है, तो उसी टाइप के आप एग्रीकल्चर वहां पर करोगे। लैंड यूज पैटर्न फिजिकल फैक्टर पे डिपेंड करता है कि कैसे फैक्टर है उसके। ओके, तीसरा पॉइंट क्लाइमेट, क्रॉप्स अपने अपने क्लाइमेट के अकॉर्डिंग ग्रो करती हैं।
व्हीट का क्लाइमेट अलग है, राइस का क्लाइमेट अलग है, शुगर केन का क्लाइमेट अलग है, सबके क्लाइमेट अलग अलग है। टी का कल्टीवेशन करते हो तो उसका क्लाइमेट अलग है, तो उसी के अकॉर्डिंग सारा लैंड यूज होता है। भाई फिजिकल फैक्टर डिसाइड करते हैं कि आप लैंड्स को कैसे यूज करोगे, सीधी सी बात है, ठीक है। ओके, दूसरा पॉइंट आता है ह्यूमन फैक्टर। इसमें डिपेंड करता है टेक्नोलॉजी पे, इसमें डिपेंड करती है टेक्नोलॉजी। ओके, तो देखो टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, तो इसमें टेक्नोलॉजी और कल्चरल और ट्रेडिशन, इसमें आता है टेक्नोलॉजी, कल्चरल और ट्रेडिशन, ठीक है, ट्रेडिशन, कल्चरल, ट्रेडिशन। ये देखो ह्यूमन फैक्टर में कल्चरल और ट्रेडिशन का मतलब क्या है। कई बार आपने देखा होगा आदिवासी पीपल देखे हैं, वो जिंगलाला हो जो भी होते हैं, और वो क्या करते हैं, वो कभी भी जो है कमर्शियल फार्मिंग नहीं करते, कभी कमर्शियल फार्मिंग नहीं करते वो। क्यों? क्योंकि उनको वही चीजें उगानी है जो वो खा सकते हैं। कभी भी ऑयल सीड नहीं उगाएंगे वो क्या उगाएंगे, बाजरा, ज्वार, ये चीज उगाएंगे वो। मतलब कि कल्चरल ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग वो चीजें करेंगे। ओके, और टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग भी फिर वहां पर एग्रीकल्चर होती है। कुछ एरिया में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जिनके पास अच्छी टेक्नोलॉजी है, वो उसी टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग कमर्शियल फार्मिंग ज्यादा करते हैं। हमारे इंडिया के लोग नहीं कर पाते, हमारे इंडिया के लोगों में ये नहीं कर पाते हम लोग, ठीक है। तो ह्यूमन फैक्टर डिपेंड करता है। किसी भी एरिया में लैंड यूज या इंडिया के एरिया में लैंड यूज दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि लैंड यूज पैटर्न, ठीक है, विच आर द मेन फैक्टर्स टू लैंड यूज पैटर्न्स, कि भाई लैंड यूज पैटर्न में कौन कौन से फैक्टर, मेन 2 फैक्टर्स काम करते हैं, तो आप 2 ही फैक्टर बताओगे, या तो ह्यूमन फैक्टर होगा या फिर फिजिकल फैक्टर होगा। हम उसी के अकॉर्डिंग लैंड का यूज करते हैं। ये दोनों चीजें काम करती ही हैं, 100% काम करती है, ठीक है। ओके, अब बात आती है कि लैंड यूज पैटर्न के बाद में लैंड डिग्रेडेशन, जो कि बहुत अच्छा टॉपिक है। लैंड डिग्रेडेशन, लैंड रिसोर्सेज में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर आता है लैंड डिग्रेडेशन। अब ये क्या है बच्चों, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी लैंड डिग्रेडेशन का मतलब होता है कि भूमि का निम्नीकरण हो जाना। ये कैसे होता है, जब आप किसी एरिया में एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए एक ही साल में दो से ज्यादा क्रॉप करने लगते हैं, ठीक है, या फिर आप उस एरिया में एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए फर्टिलाइजर का ज्यादा यूज करते हैं, या फिर आप जो है क्रॉप्स को इंसेक्ट से बचाने के लिए पेस्टिसाइड का ज्यादा यूज करते हैं, मतलब कि मॉडर्न फार्मिंग आप कर रहे हैं। मॉडर्न फार्मिंग में ये सब कुछ होता है, तो उससे क्या होता है, लैंड्स की क्वालिटी जो है डाउन चली जाती है, लैंड्स एकदम से खराब हो जाती है, पॉल्यूट हो जाती है। तो जो ग्रेड होता है लैंड्स का, एक बहुत अच्छा ग्रेड होता है, वो डाउन चला जाता है। इसको हम कहते हैं लैंड डिग्रेडेशन, ठीक है, लैंड पॉल्यूशन हो गया। इन शॉर्ट में इसको हम कह सकते हैं लैंड क्वालिटी डाउन, लैंड क्वालिटी डाउन। ये देखो सीधा सिंपल, तो ये मतलब हुआ इसका, लैंड की क्वालिटी डाउन हो गई है, सीधी सी बात है। चाहे वो किसी भी वजह से हुई हो, आपकी वजह से हुई हो, या फिर कुछ और सोर्स हो गए। जैसे कि कई बार क्या होता है, बहुत किसी एरिया में बारिश बहुत आती है, रेनफॉल हो गया, और रेनफॉल से उसकी जो फर्टाइल सोइल है वो स्वाइप आउट हो गई है, मतलब कि वहां से बह गई है। उसके ऊपर जो अच्छा ह्यूमस वगैरह, जो अच्छी फर्टिलिटी का एरिया था, वो सारा रिवर रेनफॉल वाटर के साथ, जो रेनफॉल होती है उसका जो स्पीड पे चलता हुआ वाटर है, उसके साथ वो बह के चली जाएगी। तो उससे क्या होगा, लैंड क्वालिटी डाउन हो जाएगी, लैंड डिग्रेडेशन हो जाएगा। ओके, तो लैंड डिग्रेडेशन बहुत सारे रीजन से होती है, ठीक है। एक तो इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, एक बिग प्रॉब्लम है, ठीक है, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसके 2 रीजन हो सकते हैं, एक तो नेचुरल रीजन हो सकते हैं इसके, ठीक है, और दूसरा इसका ह्यूमन रीजन हो सकता है, ह्यूमन रीजन। ये 2 रीजन इसके हो सकते हैं, ठीक है। अब नेचुरल रीजन क्या है और ह्यूमन रीजन क्या है, देखो
नेचुरल रीजन में जैसे मान लीजिए फ्लड आ गया, बाढ़ आ गई, लैंडस्लाइडिंग हो गया, तो उससे क्या लैंड डिग्रेडेशन हो जाएगा, तो वो एक नेचुरल रीजन हो गया। ह्यूमन रीजन में जैसे मान लीजिए ह्यूमन एक्स्ट्रा पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर वगैरह का यूज करेगा, तो उस समय भी वो लैंड को पूरी तरह से पॉल्यूट करेगा और प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो ये होती है लैंड डिग्रेडेशन। इसको कैसे सुधारा जाए? एक तो लैंड्स को टाइम टू टाइम चेक करना पड़ेगा हमें। लैंड डिग्रेडेशन को सुधारने का तरीका यही है कि उसको बीच बीच में हमें चेक करते रहना पड़ेगा, तभी आप उसको बचा पाओगे। ठीक है, नेचुरल फैक्टर, ठीक, कंजर्वेशन कैसे कर सकते हैं इसको। ठीक है, देखो यहां पर मैं लिख रहा हूं कि कैसे इसको कंजर्वेशन किया जा सकता है। ठीक है, ठीक है, देखो लैंड जो डिग्रेडेशन प्रॉब्लम है हमारी, उसको ठीक कैसे किया जा सकता है। देखो, ठीक है, लैंड कंजर्वेशन, लैंड कंजर्वेशन, ठीक है, कैसे ठीक किया जा सकता है इसको कि लैंड खराब हो गई, पॉल्यूट हो गई है हमारी इंडिया में या अदर किसी कंट्री में हमारी प्रॉब्लम चल रही है, तो उसको ठीक कैसे किया जा सकता है। ओके, प्रॉब्लम क्यों हुई है? नेचुरल प्रोसेस की वजह से या ह्यूमन रिसोर्सेज, ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से। ह्यूमन एक्टिविटी में हमने बताया कि पेस्टिसाइड आपने ज्यादा यूज कर लिया, पॉल्यूट हो गई। आपने वहां पे फर्टिलाइजर ज्यादा यूज किया, पॉल्यूट हो गई। आपने एक ही ईयर में 2-3 टाइप पे 2-3 बार क्रॉप्स कर ली, लैंड की फर्टिलिटी को एंड कर दिया। कुछ भी रीजन हो सकते हैं। ठीक है, ओके, तो इसको कैसे ठीक किया जाए? इसका सॉल्यूशन क्या है? लैंड कंजर्वेशन मतलब कि सॉल्यूशन नंबर 1, आपको सॉल्यूशन करना पड़ेगा। आप वहां पे एफोरेस्टेशन कीजिए। फॉरेस्टेशन, एफोरेस्टेशन मतलब कि ग्रो मोर ट्री, ग्रो मोर ट्री। ठीक है, ओके, आप ज्यादा से ज्यादा पेड़ उगाइए। कई बार जो है लैंड्स के ऊपर बहुत सारे फॉरेस्ट जब एंड हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं फॉरेस्ट, तब लैंड डिग्रेडेशन हो जाता है। तो उस टाइम में आप ज्यादा फॉरेस्ट उगाओगे तो वो प्रॉब्लम ठीक हो सकती है। जो प्रॉब्लम फॉरेस्ट के कट जाने की वजह से हुई है, अगर उसको हम दोबारा से वहां फॉरेस्ट उगाई जाए, ट्रीज उगाई जाए, तो वो ठीक हो सकती है। ओके, दूसरा पॉइंट हो गया सैंड ड्यून्स। ठीक है, सैंड ड्यून्स को स्टेबलाइज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ठीक है, थॉर्नी बुशेस की बेल्ट्स बनानी होंगी हमें, बेल्ट्स बनानी होगी। थॉर्नी बुशेस की हमें बेल्ट्स बनानी होगी। उससे क्या होगा कि जो कांटेदार झाड़ियां होती है वो लैंड्स को पकड़ के रखती हैं और वो ऑटोमेटिकली वो चीजें, यानी कि जो डेजर्ट एरिया था वो ठीक होने लगता है। ओके, तीसरा पॉइंट हम यहां पे लिख सकते हैं कि प्रॉपर मैनेजमेंट किया जाए। प्रॉपर मैनेजमेंट, ठीक है, मैनेजमेंट किया जाए वेस्ट लैंड का, वेस्ट लैंड को ठीक से मैनेज किया जाए। और नंबर 4 इसमें हम लिख सकते हैं कंट्रोल ऑन माइनिंग एक्टिविटी। कंट्रोल ऑन माइनिंग एक्टिविटी, क्योंकि माइनिंग एक्टिविटी ह्यूमन एक्टिविटी में माना जाता है। मैंने कहा था कि कोई भी लैंड डिग्रेड होती है तो उसके नेचुरल रीजन और ह्यूमन रीजन दोनों रीजन होते हैं। तो यहां पे माइनिंग एक्टिविटी जो होती है उसको हम अगर कंट्रोल करें तो एक ह्यूमन रीजन है जिससे लैंड कंजर्वेशन किया जा सकता है। उसको कंट्रोल करते ही, ह्यूमन एक्टिविटीज को कंट्रोल करते ही, माइनिंग एक्टिविटी को कंट्रोल करते ही हम लैंड डिग्रेडेशन, ये लैंड स्लाइडिंग जैसी प्रॉब्लम को रोक सकते हैं। तो ये सारा टॉपिक था आपका लैंड रिसोर्सेज के बारे में कि लैंड रिसोर्सेज हमारे पास कौन कौन सी है। जैसे हमने बताया कि प्लेन है, माउंटेन है, प्लाट्यू है, और किस किस टाइप में, फॉरेस्ट में, कल्टीवेशन में, फॉलो लैंड में, नेट शोन एरिया में हमारे पास है। ओके, इसके अलावा हमारे पास कि भाई जो लैंड यूज का पैटर्न फिजिकल फैक्टर के अकॉर्डिंग, ह्यूमन फैक्टर के अकॉर्डिंग हम उसको यूज करते हैं। ये दोनों फैक्टर काम करते हैं। लैंड डिग्रेडेशन क्यों हो जाता है? जब हम ज्यादा ओवर यूज करते हैं किसी चीज को, वहां से फॉरेस्ट काट देते हैं, ज्यादा लेवल पे फर्टिलाइजर यूज कर लेते हैं, तब भी दिक्कतें आती हैं। ओके, तो हम
इसकी प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए कंजर्वेशन करते हैं, ठीक है। जैसे कि प्रॉब्लम नेचुरल रीजन से हो सकती है या ह्यूमन रीजन से हो सकती है। माइनिंग एक्टिविटी करोगे तो ह्यूमन रीजन हो गया, और अगर कोई फ्लड या बाढ़ या कोई माइनिंग एक्टिविटी हुई तो नेचुरल रीजन में या जो ह्यूमन रीजन में, दोनों में वो आ सकती है। इसको ठीक करने का तरीका, एफोरेस्टेशन कीजिए थॉर्नी बुशेस सैंडी एरिया में जहां पर ज्यादा रेत उड़ती है या फिर जहां पर सैंड ड्यून्स बार बार शिफ्ट होते हैं तो वहां पर ये हो सकता है। वेस्टलैंड जो खराब भूमि है उसका प्रॉपर मैनेजमेंट किया जा सकता है, उसको चेक किया जा सकता है, उसके लिए प्लानिंग की जा सकती है, ओके। और लास्ट माइनिंग एक्टिविटी पर कंट्रोल किया जा सकता है, ओके बेटा। तो आज हमने लैंड डिग्रेडेशन के बारे में पढ़ा। अब इसका थर्ड पार्ट हम इसमें डिस्कशन करेंगे, कैसे वर्ल्ड के अदर कंट्रीज आते हैं और वो अर्थ समिट करते हैं, और इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स का, क्लाइमेटिक चेंज कंडीशंस का कैसे वो सॉल्यूशन करते हैं, ओके। नेक्स्ट पार्ट में हम इस बारे में डिस्कशन करेंगे, ओके बेटा, ठीक है, बाय बाय।